नमस्कार दोस्तों, मैं संजय मग्गू और आप देख रहे हैं देश रोजाना। अभिमत में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों मैंने आपसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो कि फरवरी या मार्च 2022 में ड्यू हैं, चुनाव होने हैं, उसको लेकर चर्चा की थी और आपको पूर्वोत्तर व पूर्वांचल व पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा की थी। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बुंदेलखंड को लेकर चर्चा में हूं। हालांकि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का एक छोटा एरिया है, 7 जिले आते हैं, लेकिन प्रभावशाली वह भी उतना ही है जितने पूर्वांचल व पश्चिम उत्तर प्रदेश। बुंदेलखंड में मात्र 19 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन वह अपनी पूरी भूमिका अदा करती हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। बुंदेलखंड पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ बुंदेलखंड जिले से, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से ही आते हैं, महोबा जिले से कृषि विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक के मामलों के जानकार हैं नरेंद्र मोहन मिश्रा जी। इनसे भी हम बुंदेलखंड के बारे में आज चर्चा करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बुंदेलखंड देश का वह इलाका है जिसका जिक्र आते ही सूखा, किसानों की आत्महत्या, किसानों का पलायन, बदहाली, बेरोजगारी की तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है तथा इसका प्राचीन नाम जेजाक भुक्ती है। मित्रों, जेजाक भुक्ती से इसके पीछे एक पर्याय है कि यहाँ जेजाक जुझोतिया ब्राह्मण इस एरिया में मुख्यतः रहते हैं। बुंदेलखंड का विस्तार जो है वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों जिलों में है। बुंदेली यहाँ की मुख्य भाषा है। उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड का एरिया लगता है उसमें लगभग 29,000 वर्ग किलोमीटर में यह एरिया फैला हुआ है। 24 तहसील है, 47 ब्लॉक हैं और लगभग 1 करोड़ की जनसंख्या है। भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधताओं के बावजूद बुंदेलखंड में जो एकता और समरसता है, उसके कारण यह क्षेत्र अपने आप में सबसे अनूठा दिख पड़ता है। बुंदेलखंड की अपनी अलग अलग ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत है। बुंदेली माटी में जन्मी अनेक विभूतियों ने न केवल अपना बल्कि इस अंचल का खूब नाम रोशन किया और इतिहास में अमर हो गए। दोस्तों, बुंदेलखंड में यूपी के जो 7 जिले आते हैं उनमें झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, महोबा और चित्रकूट। मिश्रा जी यही है ना? तो इन 7 जिलों में 19 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें महोबा, हमीरपुर, ललितपुर और चित्रकूट में 2-2, जालौन में 3 और झांसी तथा बांदा में 4-4 विधानसभा सीटें आती हैं। 2017 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भाजपा ने बुंदेलखंड को क्लीन स्वीप किया था, यानी कि सभी 19 की 19 सीटों पर भगवा फहराया था। मित्रों, 26 साल बाद यह हुआ था। पहले 1991 के चुनाव में भाजपा की 11 सीटें आई थी और अब 2017 में सभी 19 सीटें। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं कि 26 साल बाद ऐसा हुआ था कि जब भाजपा दहाई के अंकों में पहुंची। इससे पहले जो चुनाव हुआ था 2012 में, उसमें जो 19 सीटों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 6-6, कांग्रेस ने 4 और भाजपा ने 3 सीटें जीती थी, जिनमें से एक सीट आपके जिले से थी। हाँ जी। आपकी विधानसभा क्षेत्र से चरखारी, जहां से उमा भारती जी विजयी हुई थी। उमा भारती जी ने भी इस्तीफा दिया और दूसरी सीट पे भी इस्तीफा हुआ। उन दोनों पर उपचुनाव जब हुआ तो समाजवादी पार्टी के 8 विधायक हो गए और भाजपा का केवल 2012 की विधानसभा में 1 ही विधायक रह गया था। तो दोस्तों, 2012 का समीकरण मैंने आप बताया कि जब वहां पर सपा की सरकार थी और उस समय विधायक 6 से बढ़कर उनके 8 हुए। तो दोस्तों, बुंदेलखंड के बारे में आपको मैं थोड़ा सा और विस्तृत जानकारी दूं, यानी कि जो भाजपा का जो राजनीतिक इतिहास रहा है। मिश्रा जी, मैं देख रहा था कि 1980 में भाजपा के राजेंद्र अग्निहोत्री ने झांसी की विधानसभा सीट जीती थी और पहली बार बुंदेलखंड में भाजपा का खाता खुला था। बाद में 1985 में गरोठा सीट से मानविंदर सिंह भाजपा की सीट पर विधायक बने थे और उसके बाद 6 साल बाद वैसा मौका आया था जब राम रथ पर सवार थी भाजपा। हाँ जी। राम मंदिर वाला मामला था, बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद में जब वो चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में भाजपा को 11 सीटें मिली थी, यानी कि वह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। और उसके बाद में 1900 उसके बाद में यानी कि
17 में वह प्रदर्शन दोहराया गया। अब 2021 के विधानसभा चुनाव में मिश्रा जी, हाँ बताइए। भारतीय जनता पार्टी के सामने वह प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है। बिल्कुल ठीक बात है। इससे पहले की जानकारी मैंने आपको सारी दी। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आज जो हालात हैं, इसमें भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या वह वाकई वो उन 19 सीटों पर फिर से अपना परचम फहरा पाएगी, किस प्रकार से 19 सीटें वापसी जीती जाएंगी, या कितनी सीटों का नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा इसके बारे में आप मुझे बताएं। भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अगर हम आज का पोजीशन देखें तो निश्चित तौर पे वहाँ 1 से 2 सीट लगभग वहाँ कम हो सकती है। मतलब नुकसान हो सकता है भाजपा को 1 से 2 सीट, इससे ज्यादा नुकसान नहीं है भाजपा का। यानी कि 19 में से अगर माने तो 17 या 18 सीटें अब भी आएंगी। अब भी 17 आज के हालात में आप कहते हैं तो आएगी, सही, बिल्कुल आएगी, 17 सीट आएगी। बड़ी चर्चा है, बहुत विरोध है विधायकों का वहां पर। बिल्कुल है, विधायक बदले जाएंगे। यानी कि निश्चित है कि अगर टिकटें बदलेंगे तो क्या? हाँ, निश्चित तौर पे 17 सीट तो आनी है 19 में से। और अगर यही विधायक होंगे, इन्हीं पर अगर भाजपा दाव चलेगी तो? हाँ, तो हो सकता है शायद 4 सीटें 5 सीटें भी कम हो जाए, यानी कि फिर 11-12 पे 13 पे रुक जाए। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी हो सकता है। अभी आप ये कह रहे हो कि सीटें बदलने के बाद में जो भाजपा अपने प्रत्याशी बदलेगी, तो उस कंडीशन में 17 तक आ सकती हैं। हाँ, तो चलो आप मुझे वो 2 सीटें बताओ जो भाजपा हार सकती है। देखो, मुझे जो लगता है, एक तो ललितपुर सीट है, कमजोर है भाजपा में। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ ललितपुर कमजोर क्यों है? ललितपुर में भी इतना बड़ा एयरपोर्ट का भी मोदी जी ने बिल्कुल सब कुछ होने के बावजूद भी वहाँ थोड़ा सा कुछ ऐसी चीजें घटित हुई है, जैसे अभी कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ 1-2 आत्महत्याएं हुई है, 1-2 मतलब ये ऐसे कुछ केसेस रहे हैं जो जिसमें वहाँ का थोड़ा सा माहौल खराब हुआ है जी। और अदर पार्टियां किसी भी चीज को देखो ऊपर उठाती भी है, होना भी चाहिए। किसी को विरोध करना, उसका थोड़ा सा उनको बेनिफिट भी दिखाई दे रहा है। मिश्रा जी, 2012 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का अच्छा प्रदर्शन था। 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने 12 विधानसभा सीटें जीती थी। बिल्कुल ठीक, बुंदेलखंड में ना, बिल्कुल ठीक बात तो है। आज के हालात में क्या वहां मुकाबला भाजपा से समाजवादी पार्टी का होने जा रहा है या बसपा से होगा? कांग्रेस की कैसी स्थिति है वहां पर? 2012 में बात करें हम, तो मायावती से, बीएसपी से जो ब्राह्मण वोट उनके साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़ चुका था जी, वो पूरी तरह से कन्वर्ट अपना भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया। क्या वर्तमान चुनाव में भी, विधानसभा जो चुनाव होने उसमें भी क्या ऐसा रहेगा? उसमें भी यही बात है, ब्राह्मण मतदाता जी निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। जो बड़ा वहाँ चर्चा चलती रही है, ब्राह्मण और राजपूत वाले मुद्दे रहे हैं कि ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है, कुछ ऐसी बातें भी आती रही। आप खुद ब्राह्मण समुदाय से हैं। बिल्कुल, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ। देखो, कुछ मिश्रा जी या किसी भी को, जैसे आपको पता है कि भाई वहाँ पर बहुत अपना कोई गाड़ी पलट गई, कोई कुछ हो गया, इस चीज़ की बातें रही हैं कि वो स्पेशल ठीक है। देखो, गुंडागर्दी तो उत्तर प्रदेश से हटाने का एक काम किया गया, इसमें तो कोई दौरा नहीं है, और वही कारण रहा है कि अब आप उसमें कोई ब्राह्मण के लिए थोड़ी ना स्पेशल कोई फोर्सेस लगाई जाएगी। वो तो जी। वो तो गुंडा नाम की, चाहे वो किसी भी बिरादरी में हो, किसी भी उससे हो, धर्म से हो। यानी कि आप मानते हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं है। ब्राह्मण आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। दोस्तों, मैं आपसे एक चर्चा और करूं, उसके बारे में मिश्रा जी से बाद में पूछूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो बुंदेलखंड में है, जो उसका मुख्य मुद्दा है, हालांकि मैं इनसे बाद में बात करूंगा कि कृषि को लेकर वहाँ क्या हुआ, सिंचाई के पानी की कैसी व्यवस्था हुई, लेकिन भाजपा जो फिलहाल वहाँ दांव खेल रही है वह बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो चित्रकूट जिले के भरतकूप क्षेत्र से शुरू होकर बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया होकर इटावा से और कुरदैल गांव के पास से आगरा, लखनऊ वे से जुड़ेगा। यानी कि बहुत बड़ा एक्सप्रेसवे है कि इस 4 से 6 लेन वाले एक्सप्रेसवे की लंबाई 296.7 किलोमीटर है और सरकार इस पर लगभग 14,716 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बहाने यहां पर वोट बैंक जुटाने की कोशिश कर रही है। आपको ध्यान होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने फरवरी में
बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया था। अभी हाल ही में वहाँ योगी जी गए थे, तो लगभग 50% वहाँ का काम हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से दिल्ली की कनेक्टिविटी का मतलब यह है कि अब यहाँ के लोग सीधे दिल्ली से जुड़ जाएंगे और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। तो मिश्रा जी, क्या फर्क पड़ेगा इससे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से? इसमें कोई दो राय नहीं है। बुंदेलखंड एक बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया माना जाता है और आज भी है जी। विकास हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अभी क्या है, वो जमीनी स्तर पर बात नहीं पहुंची है। क्या जनता को फायदा मिल रहा है उस विकास का? निश्चित तौर पर मिलना शुरू होने लगा है, अभी पूर्णता नहीं मिला। अगर ऐसी बात होती कि उनको अच्छे से फायदा मिल रहा होता, तो जो पलायन हो रहा है, आप देखेंगे, आप दिल्ली चले जाइए और किसी मजदूर आदमी से पूछे भाई कहाँ से है, बोले मैं बुंदेलखंड से हूँ। कोई तो कहेगा भाई मैं झांसी से हूँ, कोई कहेगा महोबा से हूँ। तो ज्यादातर मतलब ये मजदूर तबका आपको बुंदेलखंड से मिलेगा जी। अदर स्टेट में भी ऐसा नहीं है, खाली दिल्ली, आपके हरियाणा में भी काफ़ी फतेहाबाद है, आपका अंबाला है, पलवल है। आप कहीं भी शहर के किसी भी इन शहरों में जाकर के वहाँ के लेबर चौकों पे जाकर देखेंगे तो आपको महोबा या बुंदेलखंड का आदमी मिलेगा। मिश्रा जी, आप बुंदेलखंड से हैं? हाँ जी, हाँ जी। पिछले दशकों से पलवल में रह रहे हैं, हरियाणा के बारे में भी देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। हरियाणा के कई जिलों में भी जाते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं स्पेशली इसी बात पे आऊँगा। अभी आप बता भी रहे थे कि बुंदेलखंड के, और हम भी देखते हैं झांसी सतना के काफ़ी लोग यहाँ पर श्रमिक हैं और मजदूरी करते हैं। तो जो 2017 में भाजपा की सरकार बनी, क्या वहाँ से उसके बाद कुछ श्रमिकों का पलायन या श्रमिकों का काम की तलाश में यहाँ आना कुछ कम हुआ क्या? 5 से 10%। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि लोगों को फायदा मिला उन विकास योजनाओं का? अभी तो कसर है। दूसरी बात ये बताइए मिश्रा जी कि कृषि वहाँ का मुख्य मुझे लगता है व्यवसाय है। बिल्कुल, और कोई साधन भी कोई साधन नहीं है। नहीं, कोई वहाँ फैक्ट्री नहीं है कोई। अभी ठीक है, अभी योगी जी ने कुछ यहाँ ओडीओपी करके कोई जो सिस्टम जो चलाया है महोबा जिला में, एक योजना करके कोई स्पेशली, तो वहाँ अभी मैं देखा था एक बार, तो उसमें निश्चित तौर पे कुछ लाभार्थी लोग हुए हैं और उनको फायदा पहुंचा है। मैं वापसी कृषि पे आ रहा हूँ, आप वहाँ के लोगों के संपर्क में भी जरूर होंगे। हाँ बिल्कुल है, कृषि में आपको भी महारत है। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या वहाँ पर योगी जी के आने के बाद में क्या वहाँ सिंचाई के पानी की समस्या कुछ कम हुई पहले से? लगभग ये 5 साल में, पौने 5 साल हुए हैं, चलो, निश्चित तौर पे योगी जी ने बहुत कोशिश किया है। नहीं, कोशिश कितनी फलीभूत हुई? हाँ। आम जनता को ग्रास रूट पे कितना फायदा मिला? वो मैं जो आज सोच रहा हूँ कि अभी जो अर्जुन बांध पास हुआ है, उससे बहुत बड़ा रकबा बुंदेलखंड का, या ये मैं कहूँ 3-4 लगभग 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनमें काफ़ी फायदा पहुँचेगा जी। उनमें 45 से 50 हज़ार एकड़ या हो सकता और ज़्यादा नहरी क्षेत्र बढ़ाया जाएगा। तो निश्चित तौर पे योगी जी ने ये काम जो करवा करके, जो अर्जुन बांध से बहुत थोड़ी सिंचाई होती थी, आज उसका बहुत बाहरी विस्तार दिया है। और उसको अभी 19 तारीख को वहाँ पे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच रहे हैं। दूसरी बात ये कि बुंदेलखंड में मुख्यतः खेती किस चीज की होती है? चना सबसे ज्यादा होता है, मटर होता है, ये जो सरसों भी होती है लेकिन थोड़ी होती है। यानी खरीफ की फसलें कहेंगे इनको? अरे नहीं, ये रबी की फसलें मैं बता रहा हूँ। फिलहाल अब रबी का सीजन चल रहा है ना। जी जी जी। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और गेहूं भी होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी मार्केट व्यवस्था उतनी बढ़िया नहीं है। क्या है कि साधन के अभाव लगा लो, या मतलब ये लोगों के पास अपने ट्रैक्टरों की उतनी भरमार नहीं है जैसे कि मैं अदर स्टेटों में देखता हूँ। बुंदेलखंड, ये पिछली सरकारों ने कुछ किया ही नहीं है, सच्चाई तो ये है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि योगी राज में कुछ नहीं हुआ 5 साल में। देखो, ये राजनीतिक पार्टी सब अपने अपनी बात रखते हैं। मैं नहीं मानता कि इस योजना में इससे बढ़िया कभी काम हुए। तो मिश्रा जी, अब एक बात आपसे मैं और जानना चाहूँगा। मैं एक वेबसाइट पे मैं पढ़ रहा था कि सरकार ने वहाँ पर जो कृषि
क्षेत्र का रकबा है, दायरा है, उसके अंदर सब्सिडी जो पहले 30% से 30 से 40% तक थी और विभिन्न विभिन्न श्रेणियों में, उसको 50 से लेकर 70% तक किया है। क्या इन योजनाओं का आम आदमी को फायदा मिल रहा है, आम किसान को फायदा मिल रहा है? देखो, जो किसान पढ़े लिखे होते हैं या पढ़े लिखे हैं, वो सरकार की सारी योजनाओं का फायदा ले लेते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आज भी वहाँ अनपढ़ता जो है बहुत ज्यादा है, निरक्षरता ज्यादा है। हाँ, तो शिक्षा पे क्या ध्यान दिया योगी सरकार ने? वहाँ कुछ दिया है, लेकिन अभी उतना कुछ धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा है। जो मैं भी देख रहा था, इनकी जो विकास योजनाएं हैं, कहीं शिक्षा तो दिखी ही नहीं कहीं। धरातल पे शिक्षा के मामले में मैं भी ये बुंदेलखंड का काफी बड़ा एरिया मैंने भ्रमण किया है, तो उसमें मैं देखता हूँ थोड़ा सा अभी कहीं कहीं कमी है। मैं ये नहीं, आप ये मत सोचना मैं पार्टी विशेष की बात कर रहा हूँ जी, मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है लॉजिक कि मैं किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ। मैं सच्चाई बता रहा हूँ। बुंदेलखंड, अगर वहाँ पहली की सरकारों ने कुछ काम किया होता तो निश्चित तौर पे आज बुंदेलखंड, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ऐसे स्थान हैं, धर्म नगरी हैं, जहाँ पर देखिए आप चित्रकूट, पूरे देश से वहाँ पर लोग जाते हैं। मैं भी यही आ रहा था कि झांसी, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई के जो कर्मस्थली है, चित्रकूट जहाँ तुलसीदास जी से संबंधित, ओरछा के राम राजा से संबंधित, ओरछा के राम राजा जो कि रामायण में इस चीज की बात मिलती है। जी जी। ऐसे ही चित्रकूट में वनवास की बात आपको पूरी, जब रामायण आप देखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो सारी चीज मिलती है, कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ओरछा के जो राम राजा हैं, वहां पर बाकायदा आज भी वहां पहरा दिया जाता है और उनको सवेरे शाम जो है उनको सलामी दी जाती है। अच्छा, हाँ जी, बहुत बड़ा स्थान है और वहाँ बहुत लोग दूर दूर से जाते हैं। यानी कि आध्यात्मिक महत्व है। हाँ जी, हाँ जी। मेरा सवाल ये है कि आखिर सरकार ने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? अगर यहाँ ध्यान दिया जाए तो इतना रेवेन्यू जनरेट कर लेगा बुंदेलखंड खुद से ही, उससे कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर तो। मैं ये कह रहा हूँ, अगर बुंदेलखंड राज्य बना दिया जाए तो कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार होती है। मैं कह रहा हूँ कि वहां पर सिंगल सरकार बुंदेलखंड अपने दम पर विकास कर लेगा जी। अगर वहां पर स्टेट बना दिया जाए तो, बुंदेलखंड राज्य बना दिया जाए तो इस चर्चा से मैं आगे आपके साथ चलूं। अब जो 2022 का चुनाव जो जीतने की भाजपा की जो रणनीति है, वह यह दिखाने की है कि बुंदेलखंड में भाजपा दिखाना चाह रही है, योगी सरकार दिखाना चाह रही है कि वह बहुत कार्य कर रही है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी चित्रकूट जिले के बीहड़ इलाके के 239 ग्राम पंचायतों के लिए 470 करोड़ रुपए का और इसके अलावा 1515 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल की 5 पाइपलाइन परियोजनाओं का शिलान्यास कर चुके हैं। इसके अलावा डिफेंस कॉरिडोर के जरिए भी भाजपा बुंदेलखंड के विकास के दावे कर रही है। योगी सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास के लिए अहम कदम उठाए हैं। कहें तो ललितपुर में एयरपोर्ट के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। आप यहाँ मैं ये भी बताऊं आपको कि बुंदेलखंड के विंध्य क्षेत्र झांसी, चित्रकूट व सोनभद्र में पहले से ही एयरपोर्ट के निर्माण कार्य प्रगति पर है। देखिए, बिल्कुल तय है कि जब बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, बड़े काम होंगे, तो उससे आर्थिक ढांचा, वैकासिक ढांचा तो मजबूत होगा। यहाँ मैं आपको यह भी बताऊं, मिश्रा जी, आपको पता होगा कि ललितपुर में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हवाई पट्टी का निर्माण किया गया था। उसे इस्तेमाल नहीं किया गया। हाँ, हालांकि तब उसका इस्तेमाल नहीं हुआ था और उसके बाद से ही हवाई पट्टी ठप पड़ी हुई थी। ठीक बात है। चित्रकूट में एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार है। इन सबसे माने तो बुंदेलखंड में आने वाले उद्यमी और पर्यटकों की दिक्कत दूर होंगी और हो सकता है इस क्षेत्र का विकास भी हो, जो मैं आपसे कह भी रहा था। बिल्कुल ठीक कि आखिर पर्यटक के क्षेत्र में काम सरकार क्यों नहीं कर रही है। आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर इंडस्ट्री एरिया, वहां पर कोई भी कंपनियां अगर वहां पहुंचती है, निश्चित तौर पे वो फायदे में रहेंगी। वहां पर जो आपका मेन पावर होती है उसकी भरपाई रहेगी।
और कंपनियां फायदा में रहेंगी, लेकिन वहां कंपनियों को ले जाने वाला तो चाहिए कोई। ठीक बात, यानी कि माने अगर तो अगली सरकार जो भी हो हाँ जी, उत्तर प्रदेश में, ये तो जनता फैसला करेगी वहां का। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यह तो अब स्पष्ट है कि जो अगली सरकार बने उसको बुंदेलखंड का और ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई बुंदेलखंड पे और विशेष ध्यान दिया जाए। ठीक बात है। दोस्तों, ये चर्चा थी बुंदेलखंड के बारे में। नरेंद्र मोहन मिश्रा जी से हमने वहां के काफी ढांचे को समझा। आने वाले दिनों में देश रोजाना प्रैक्टिकल रूप से उत्तर प्रदेश के सभी प्रखंडों में जाएगा, सभी प्रखंडों की रिपोर्ट देगा। बुंदेलखंड में मिश्रा जी हम चलेंगे, बात नहीं, तो हम आपका स्वागत करके आने वाले समय में देश रोजाना का बुंदेलखंड में पूरी तरह स्वागत रहेगा। और वहां पर इतने अच्छी विचारधारा के लोग हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे शरीफ एरिया अगर मैं कहूं, शराफत वाला एरिया कहूं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। मेहमान नवाजी तो वहां की मानी जाती है, चित्रकूट पता की भी करना, कहा जाता है, हाँ। पहले से भी कहा जाता है। तो मैं वही बता रहा था कि उत्तर प्रदेश के चुनाव पे देश रोजाना का पूरा फोकस रहेगा आने वाले दिनों में। मैंने आपसे पहले ही बताया कि चाहे वो बुंदेलखंड हो, अवध का क्षेत्र हो, पूर्वांचल हो, पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो मेरठ की छावनी हो और चाहे वो ललितपुर का हवाई मार्ग, हम सभी से अपने दर्शकों को रूबरू कराएंगे, सभी जगह लेकर के जाएंगे और उत्तर प्रदेश का एक सही सटीक विश्लेषण, सटीक जानकारी अपने दर्शकों को उपलब्ध कराएंगे। तो आज के अभिमत में दोस्तों इतना ही। कल एक नए मुद्दे के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।